नमस्कार शोधार्थियों, क्योंकि कहना ज़रूरी है चैनल सुधा उपाध्याय के सौजन्य से सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज हम महेश चंद्र पुनेठा जी के साथ हैं। उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के सिराली खेत गांव में जन्मे महेश चंद्र पुनेठा सेना द्वारा भूमि अधिग्रहण किए जाने के कारण अधिक समय वहाँ रह नहीं पाए। इसी जनपद के लंपाटा गांव में ये बसे। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा जनपद में ही ग्रहण करते हुए राजनीति शास्त्र में एमए किया। देश की तमाम समसामयिक, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में लगातार महेश चंद्र पुनेठा प्रकाशित होते रहे हैं। वागर्थ, कथादेश, बया, समकालीन जनमत, वर्तमान साहित्य कृतियों, लेखन सूत्र, प्रगतिशील वसुधा, आजकल, लोक गंगा, कथा, द संडे, पोस्ट, पाखी, आधारशिला, पल प्रतिपल, सर्वनाम, कथन, पक्षधर, उन्नयन, उत्तरा, प्रहार तेवर, बहाव, प्रगतिशील आकल, प्रतिश्रुति, युगवाणी, नैनीताल समाचार, चाणक्य विचार, पूर्वापर सहित विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में 100 से अधिक इनकी कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। इनके कुछ लघु कथाएं, आलोचनात्मक लेख और समीक्षाएं भी समय समय पर प्रकाशित होती रही हैं। भय अतल में ये कविता संग्रह है इनका। आलोक प्रकाशन से प्रकाशित, इलाहाबाद से प्रकाशित शैक्षिक सरोकार, हिमाल प्रसंग के साहित्यिक अंकों का इन्होंने संपादन किया है। जनपदीय काव्य प्रतिभाओं को लगातार मंच प्रदान करने के उद्देश्य से काव्यांकुर नाम से एक कविता फोल्डर के संपादन और प्रकाशन में लगातार सक्रिय रहे हैं। SCRT उत्तराखंड द्वारा स्कूली शिक्षा हेतु तैयार करवाई जाने वाली तमाम पाठ्य पुस्तकों का लेखन और संपादन करते रहे हैं। शिक्षा जगत में महेश चंद्र पुनेठा बड़ा नाम है। साहित्य जगत में भी, आलोचना जगत में भी इनके लेखन को सराहा जाता है। शिक्षा संबंधी अनेक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यशालाओं में सक्रिय प्रतिभागिता इन्होंने निभाई है। बच्चों के लिए रोचक और भयमुक्त शिक्षा के वातावरण का सृजन हो, उनकी वैज्ञानिक चेतना का विकास हो, इस उद्देश्य से लगातार वे रचनात्मक शिक्षक मंडल में शैक्षिक नवाचार मंच, दृष्टिकोण शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना हेतु लगातार प्रशंसनीय पहलकदमी करते रहे हैं। साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी इन्होंने न केवल ये खुद प्रोत्साहित रहे बल्कि दूसरों को भी प्रोत्साहित किया है और अपने मित्रों के साथ मिलकर समय समय पर तमाम काव्य गोष्ठियों का, कार्यशालाओं का, सेमिनारों का, महोत्सवों का आयोजन देश भर से निकलने वाली छोटी बड़ी जनपक्षधर पत्रिकाओं का संग्रह कर एक अध्ययन केंद्र की स्थापना की है इन्होंने। और ये प्रयास प्रशंसनीय है। इस दिशा में ये प्रयास सराहनीय है। जनपक्षीय साहित्य को आम पाठकों तक पहुंचाने का मुहिम, और इसमें इन्होंने अपने साथियों का सहयोग किया है। महेश चंद्र पुनेठा जी का उल्लेखनीय कदम है। साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों, जनचेतना के विकास कार्य में इनकी लगातार गहरी अभिरुचि रही है। आज हम शोधार्थियों इनकी 5 कविताओं के द्वारा इनकी रचनात्मक यात्रा को तय करेंगे। इनकी रचनात्मक यात्रा के, इनके सृजन के सहयात्री बनेंगे। और शोधार्थियों, मेरे इस चैनल का क्योंकि कहना ज़रूरी है और इसमें बनाई जाने वाली ये श्रृंखला, सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला की भी मुहिम यही है कि आप समसामयिक कविता को पाठ्यक्रम में, एमए और एमफिल के पाठ्यक्रम में शोधरत रहते हुए लगातार जिन कविताओं को और जिन कवियों को पढ़ रहे हैं, समकालीन लगातार लिखने वाले जनपक्षधर कवि, जन सरोकार, जनोन्मुख कवि, जो जन चेतना को, जन जागरण को लगातार मुहिम की तरह ले रहे हैं, इन कवियों को भी कंटेम्प्रेरी रूप में ही पढ़ें, तुलनात्मक रूप में पढ़ें और न केवल इनको पढ़ें, इनकी शिनाख्त करें, बल्कि चिन्हित करें उल्लेखनीय जगहों पर जहाँ जहाँ आपके शोध में ये काम आ सके। तो ये मेरे लिए भी एक मुहिम है। मैंने भी ये कोशिश की है कि रचनाकार कितना कद्दावर है, कितना नामवर है, कितना प्रतिष्ठित है, ये ध्यान में न रखते हुए उसकी रचनाएं कितनी देर तक हमारा संग साथ निभाती हैं। ये मेरी मुहिम है कि बेहतरीन रचनाएं आप तक शोधार्थियों पहुँचे और आप उसे चिन्हित करें, आप उसे रेखांकित करें और उसे तुलनात्मक रूप से पढ़ें। मेरी पसंद की पहली ही कविता महेश चंद्र पुनेठा जी की
जो इन्होंने अपने कवि मित्र केशव तिवारी जी को समर्पित किया है, उस कविता को मैं पढ़ना चाहूंगी शोधार्थियों। खुरदुरापन। खुरदुरा ही है जो जगह देता है किसी और को भी। रॉ ना, रफ ड्राफ्ट। क्योंकि शोधार्थियों, विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि मैं भी इसी बात की हिमायती हूँ कि जो बहुत अधिक व्यवस्थित, सुसंगत, सजा धजा दिखेगा वो व्यवस्था की खिलाफत नहीं कर पाएगा, बाहरी साज सज्जा के खिलाफ नहीं जा पाएगा। और महेश चंद्र पुनेठा तेवर से, मिजाज से ऐसे ही खुरदुरे हैं जैसा कि इन्होंने अपने मित्र केशव तिवारी जी को समर्पित कर कविता लिखी है, खुरदुरापन। ध्यान से सुनिएगा। पैर जमाकर खड़ा हुआ जा सकता है केवल खुरदुरे पर ही, वहीं रुक सकता है पानी भी। पानी के कई अर्थ हैं, मान, सम्मान, स्वाभिमान, आत्म सजगता। ये खुरदुरेपन पर ही, खुरदुरी जमीन पर ही टिका जा सकता है। क्योंकि जो चमकीली राहें हैं, जो सजी धजी राहें हैं, जो फैब्रिकेटेड कंक्रीट, वहाँ फिसलन का डर बहुत है। वहाँ फिसलने का डर, चरित्र का, मान का, प्रतिष्ठा का, स्वाभिमान का, आत्मसम्मान का फिसलने का डर है। तो महेश चंद्र पुनेठा जी गजब एक शब्द में, आप देखें कि ये कविता मुझे महाकाव्यात्मक तेवर की लगी और बेहतरीन कविता लगी शोधार्थियों, इसलिए इसका उल्लेख करना बार बार जरूरी है। खुरदुरे पत्थर से ही गढ़ी जा सकती हैं सुंदर मूर्तियां, उसी से खुजाता है कोई जानवर अपनी पीठ। खुरदुरे रास्ते ही पहुंचाते हैं राजमार्गों तक, कठिन परिश्रम से भरे हुए श्रमशील मार्ग ही आपको आपके मुकाम तक, आपके उद्देश्य तक पहुंचाते हैं। जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको सलाम, नागार्जुन। या अग्निपथ, 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 हरिवंश राय बच्चन, याद कीजिए आप। तो ये एक मिशन है, एक प्रोसेसन है, और इस प्रोसेसन में वही कामयाब होंगे जो खुरदुरे मार्ग पर श्रमशील, कठिन श्रम के साथ, बिना रुके थके और बिना मुड़े और अपने आसपास को ताके अपनी राह पर ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ होकर आगे बढ़ती रहे। महेश चंद्र पुनेठा जी की कविता हर तह में, हर शब्द में मुझे व्याख्या के लायक लगती है। तो जितना हो सकेगा, मुझसे संभव हो सकेगा, एक्सटेम्पोर में इसकी व्याख्या करती जाऊंगी। परिवर्तन भी दिखता है खुरदुरे में ही। परिवर्तन हमेशा समाज में, सत्ता में, व्यवस्था में आवश्यक फेरबदल करता है। परिवर्तन भी दिखता है खुरदुरे में ही। खुरदुरेपन के गर्भ से होती है अनेकानेक संभावनाएं। ऊब नहीं पैदा करता है खुरदुरापन, खुरदुरी बातों में ही व्यक्त होता है जीवन सत्य। सच्चा प्रेम करने वाले की बातें भी होती है खुरदुरी। आहा! और बुजुर्गों की भी खुरदुरा चेहरा देखा है, अनुभवों से भरा हुआ। बहुत चिकना, साफ सुथरा पहना हुआ चेहरा नहीं है बुजुर्गों का। संवेदना, उनकी संवेदना का धरातल उनकी स्मृतियों से, उनके अनुभवों से, और इस क्या कह सकते हैं, खुरदुरी जमीन पर फटी बिवाइयों के साथ, उजले केश के साथ, अनुभव में पक कर, सींच कर वे यहाँ तक पहुँचे हैं। तो महेश चंद्र पुनेठा जी उस ओर आपका ध्यान, शोधार्थियों, ध्यान दिला रहे हैं। देर तक महसूस होता है खुरदुरे हाथों का स्पर्श, खुजली मिटती है अच्छी तरह खुरदुरे हाथों से ही। खुरदुरे हाथों से ही होती है शक्ति सहने की भी। खुरदुरे हाथों से होता है स्वाद नमक का, नून का। खुरदुरे पैरों में गति सरसों के फूलों से घिरे हरे भरे गेहूं के सीढ़ीदार खेतों और दूर पहाड़ी की चोटी पर बने घर में दिखाई देता है सौंदर्य उनका। आहा! सिल खुरदुरा। अब ध्यान दीजिएगा शोधार्थियों कि जहां पिस कर महीन होते हैं, जहां पिस कर रंग, राग, रस मिलता है, तो ये पिस कर, इस खुरदुरे पर घिस कर ही ये रंग, राग और रस मिलता है। सिल खुरदुरा, खुरदुरे चक्की के पाठ, जिससे पेट भरता है, हम सबका पोषण होता है, दिल दिमाग मन को खुराक मिलता है। दांत भी होते हैं खुरदुरे, कद्दूकस खुरदुरा। आहा! कितने सारे उपमानों के साथ इस खुरदुरे शब्द को एक बड़ा कैनवास दे दिया है कवि ने, और मैं अचंभित हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। मैं इस कविता के साथ शोधार्थियों आपको वो यात्रा करवाना चाहती हूँ, निरंतर सतत संघर्षशील यात्रा की। जूझ में, संघर्ष में ही संग संग हर्ष है।
प्रसन्नता और लक्ष्य और मुकाम वहीं मिलेगा। कद्दूकस खुरदुरा, पहाड़ हैं कितने खुरदुरे, खुरदुरेपन में ही छुपी है इनकी शक्ति। रेगमाल की खुरदुरी सतह से रगड़ पाकर ही सुंदर बनती हैं सतहें। बावजूद इसके सौंदर्य शास्त्र में क्यों नहीं बन पाया खुरदुरापन अपना कोई बना पाया खुरदुरापन अपना कोई स्थान? कहाँ है पेंच? किसने दिया यह सौंदर्य बोध? कितने कवि हैं पूरी आत्मीयता से जो कह सकते हो अपनी खुरदुरी हथेलियां छिपाए नहीं, इनसे खूबसूरत इस दुनिया में कुछ भी नहीं। कितने सारे कवि अतीत हमेशा मोहता है, याद आ गए एक साथ। नरम गरम आत्मीयता से भरे हुए हाथ, अनुभव में सींचे हुए हाथ, संग साथ उस खुरदुरी हथेली को मान दे रहे हैं महेश चंद्र पुनेठा, क्योंकि उससे उसके जीवन यात्रा के संघर्ष का, जूझ का, घर्षण का, कठिन प्रतिकूल परिस्थितियों में बिताए गए जीवन का संघर्षमयी जो रहा है, आंदोलन धर्मी जो जीवन रहा है, उसका परिचय मिलता है। जो चिकने साफ सुथरे सजे धजे चेहरे हैं या सुंदर चिकनी हथेलियां हैं या सुंदर चेहरे सुंदर सतहें हैं, चमकीली सतहें हैं, वहाँ फिसलन है, वहाँ डर है फिसलने का, मान सम्मान से जाने का, स्वाभिमान आत्म सजगता से जाने का। बेहतरीन कविता शोधार्थियों, इसका उल्लेख तो होना ही चाहिए। दूसरी कविता है सिंटोला। देखिए, अब पहाड़ी शब्द भी आते हैं, इनकी वोकैबलरी में बहुत समृद्ध है महेश चंद्र पुनेठा, और मैं इन्हें आदर इसलिए देती हूँ कि किसके पास कितना रुपया पैसा रुआब रुतबा प्रतिष्ठा रसूख ठसक कुर्सी बड़ी कुर्सी है, नहीं, किसके पास वोकैबलरी है, भाषा है, क्षेत्रीय बोलियां हैं, बोलियों के खनखनाते जीवंत कर जाते, जीविशा से भर जाते, हमें ऊर्जा से भर जाते शब्द हैं। मैं इसलिए महेश चंद्र पुनेठा जी का आदर करती हूँ। बहुत सुरीला गाती है कोयल, बहुत सुंदर दिखती है मुनाल, पर मुझे तो बहुत पसंद है सिंटोला। हाँ, इसी नाम से जानते हैं मेरे जनपद के लोग। भूरे बदन काले सिर पीली चोंच वाली उस चिड़िया को दिख जाती है जो कभी घर आंगन में दाना चुगते, कभी सीम में कीड़े मकोड़े खाते, कभी गाय भैंसों से किन्ने टीपते। हर शाम भर जाता है खिन्ने पर पेड़ उनसे, मेरे गांव के पश्चिम दिशा का गधेरा बोलने लगता है, उनकी आवाज़ में बहुत भाता है मुझे। जब कवि कालजयी कवि जो है, जो सर्जक है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव होता है, अतिरिक्त संवेदनशील होता है, और उसे अपना आसपास, अपना चहुओर, अपना परिवेश लुभाता है। वो केवल अतीत मोही नहीं होता, बल्कि वो वर्तमान में जीते हुए अपने इर्द गिर्द से बहुत सचेत होता है। वह प्रकृति से, प्रकृति में पलने वाले छोटे छोटे क्या कह सकते हैं, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जो प्रकृति पर आश्रित हैं, जो उस प्रभु की सबसे बड़ी और सच्ची सत्ता हैं, महेश चंद्र पुनेठा उनके प्रति जागरूक और सचेत हैं, और उस चिड़िया को चिन्हित कर रहे हैं जो न मालूम, जो बहुतों के लिए क्या कह सकते हैं, नगण्य है। बहुत लोगों का ध्यान उस ओर जाता नहीं है, लेकिन एक पहाड़ी कवि पहाड़ को सविराट मन लिए हुए, उदार मन लिए हुए जीता है उन अपने परिवेश में, अपने आसपास की चीज़ों को। उसकी आवाज़ मुझे बहुत भाता है, चहचहाना, उनका एक साथ, बिल्ली को आती देख दबे पांव सचेत करना, आसन्न खतरे से अपने पूरे वर्ग को इकट्ठा कर लेना, संगठन संगठनत्वम संवदध्वम, एकाग्र शक्ति, अपनी कौम को, अपनी जात जमात की रक्षा करना, उनको सुरक्षा देना, संरक्षण देना, उनको एकजुट कर लेना, संगठित कर लेना। कितनी बड़ी बात, क्या कुछ सीखने को है हमारे पास प्रकृति से और इन पशु पक्षियों से, जो नगण्य हैं लोगों के लिए, जिनका हम केवल दोहन ही करते आए हैं, जिनसे हम केवल नफ़ा फ़ायदा ही उठाते आए हैं। शुद्धार्थियों, कवि कहते हैं आसन्न करना, सचेत करना आसन्न खतरे से, अपने पूरे वर्ग को इकट्ठा कर लेना, अपने सभी साथियों को झपटने का प्रयास करना बिल्ली पर।
मजबूत आतताई शक्तियां, क्रूर शक्तियां, हिंसक शक्तियां भाग खड़ी होंगी, दानव भाग खड़े होंगे, ये क्रूर आतताई सत्ताधारी सम्राट भाग खड़े होंगे, ये वर्चस्व मूछ पूछ ढोने वाले, सींग ढोने वाले, अपनी औरा में जीने वाले भाग खड़े होंगे। एक बार तो हम छोटे छोटे कमजोर जीव जंतु एक साथ, जो मुखर नहीं है, जो सुने देखे नहीं जा रहे, जो कहीं अपनी साख नहीं बनाए हैं, जिन्हें अनदेखा किया जा रहा है, जो हाशिए पर हैं, जो वंचित हैं, महेश चंद्र पुनेठा हाशिए पर, वंचितों पर, जो उपेक्षित हैं, उनके लिए लगातार आवाज़ उठाते हैं, सक्रिय रहते हैं, उन सब की आवाज़ सुनते हैं और कहते हैं कि तुम एकजुट तो हो जाओ, तुम संगठित तो हो जाओ। फिर ये क्रूर आतताई शक्तियां कितनी भी बड़ी हो, कितना भी इनका रुआब हो, नाम मान सम्मान हो, कितनी भी इनकी क्या कह सकते हैं, इनका वर्चस्व, राजनीतिक वर्चस्व हो, इनको हम कमज़ोर कर सकते हैं। न सही अधिक खिसियाने को तो कर ही देते विवश, खिसियाई बिल्ली। आप देखें लोकोक्तियां, कहावतों को भी कितने सुंदर तरीके से महेश चंद्र पुनेठा पिरो देते हैं इस कविता में। कर देते विवश अपने प्रयास में असफल बिल्ली को। तो वो बिल्ली जो धाक लगाए बैठी है, सिंबॉलिक है शोधार्थियों, ध्यान रखिएगा, प्रतीकात्मक कविता है कि वो जो वर्चस्व में जीती है, अपनी क्रूरता और अपनी हिंसा और अपनी शक्ति का जामा पहने हुए, औरा लिए हुए घूमती है, उसको खिसियाने के लिए ना सही हम छोटे छोटे पक्षी, हम छोटे छोटे जात जमात वाले, हम हाशिए के लोग, हम कमज़ोर लोग एकजुट होकर खिसिया तो सकते हैं, इनकी वर्चस्व को, इनकी ठसक को झुका तो सकते हैं। ये बड़ी बात कह दी कवि ने। बीजों में बेचैनी है, हर कालजयी कवि सर्जक होता है, भविष्यदर्शी होता है। उसकी कविता इसलिए सालजयी नहीं है, उसकी कविता कालजयी जब मैं कह रही हूँ, और सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में मैंने ऐसी ही रचनाएं शामिल की हैं जो आपको जो निराशा में, उदासी में, विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों में, गहने घरे अंधेरों में रोशनी दिखाए, आस जगाए, जिजीविषा बढ़ाए। और महेश चंद्र पुनेठा की ये कविता भी बीजों में बेचैनी है ना, फूटने के लिए, अंकुराने के लिए, बढ़ने के लिए, पुष्पित पल्लवित होने के लिए, विराट वृक्ष बनने के लिए बीजों में बेचैनी है। कुछ बीज बहुत सारे बीजों को बाहर कर रहे हैं खेतों से, बाहर होते हुए भी बीजों में बेचैनी है, मायूसी। वंचितों की बात की जा रही है, उपेक्षितों की, हाशिए पर कर दिए गए लोगों, जो मुखर नहीं हैं, जो अपने लिए लड़ नहीं सके, जो अपनी बात कह नहीं सके, जो सहते रहे लगातार अपनी उस यातना को, उस यंत्रणा को, उस पीड़ा को, सदियों की उस उपेक्षा को सहते रहे, उनकी बात महेश चंद्र पुनेठा इस कविता में करते हैं। अब हर अन्न बीज नहीं रह गया है, बीज खास तो अन्न आम हो गया है। अन्न और बीज का विभाजन नए युग की पहचान बन गई है। जो बीज पैदा करते हैं वे अन्न पैदा नहीं करते, जो अन्न पैदा करते हैं वे बीज नहीं रखते। अन्नदाता बीजदाता के रहमो करम पर है। खेत खलिहान भरे होने पर भी अन्न पैदा करने वालों का मन खाली खाली है। बेहतरीन कविता है। शोधार्थियों, आप देखें कि हम कृषक प्रधान देश कहलाते हैं, यहाँ हरित क्रांति आई, हम अपने किसानों को अन्नदाता कहते हैं, और अन्नदाता ही सबसे बदहाल, भूखा, बेहाल, छत नहीं, ज़मीन, खेत उसके लिए स्वाभिमान है, केवल पेशा भर नहीं है। ज़मीन उसके लिए पेशा भर नहीं है। खेतीहर हो जाने को, मजदूर हो जाने को, पलायन कर जाने को, अपना गांव, घर, खेत खलिहान छोड़कर शहरों की ओर विस्थापित होने को बेबस हैं हमारे किसान। और महेश चंद्र पुनेठा बहुत ही ज़रूरी बात यहाँ पकड़ते हैं कि किसानों की अगर ऐसी दशा है, जो अन्नदाता हैं, इस हरित क्रांति आई आंदोलन के प्रदेश में, यहाँ जो हम कहते हैं कि हम कृषक प्रधान देश हैं, तो कितना बड़ा सटायर है ना, कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा व्यंग्य है इस कविता में। आप देखें, छुपा लो इन बेचैन बीजों को किसी सुरक्षित स्थान पर, जब भरे होंगे गोदाम लेकिन खाली होंगी हथेलियां, अन्न पैदा करने वालों की डिग रहा होगा उनका आत्मविश्वास, दास होंगे खेत, तब चुपके से रख देना इन बेचैन बीजों को उनकी हथेलियों में। इन्हीं के भरोसे लड़ेंगे वे आगे की कठिन लड़ाई को, बेचैन हैं जो आज
अंतिम समय तक वही रहेंगे साथ। शोधार्थियों, कभी मैंने भी एक कविता, छोटी सी कविता लिखी थी कि बेकल रहो, बेचैन रहो, बेचैनी ही सृजन की सबसे बड़ा सबसे ज़रूरी टूल है। अगर हम खाए पिए मुटियाए सुखी समृद्ध आत्मतोष से भरे हुए संतुष्ट और क्या कह सकते हैं आत्म तृप्ति और आत्म केंद्रित तो ये आत्म 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 अपना 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 वो बेकली, वो बेचैनी जो सृजनात्मकता के लिए ज़रूरी है, वो छटपटाहट, वो अपने आसपास के प्रति तमाम जो जड़ताएं हैं उनको तोड़ने की छटपटाहट, जो एज इट इज़ चल रहा है उसमें सुराख करने की, यथास्थिति को तोड़ने की, तमाम जड़ताओं को, परिवेश से उन सारी चमकीली और राह भुला देने वाली फैब्रिकेटेड चीज़ों से हमारा विरोध है। हर कवि का होगा। सुधा उपाध्याय नहीं, महेश चंद्र पुनेठा भी ये कह रहे हैं कि बेचैनी और ये जो हाशिए पर कर दिए गए हैं ना, जो उपेक्षित रह गए हैं, यही आगे इतिहास रचेंगे। इनकी बेचैनी वही सबब बनेगी, क्योंकि यातना रचनात्मक होता है। हर पीड़ा, हर यंत्रणा आपको सृजन से भरपूर कर देती है। ये छटपटाते हुए, कुलबुलाते हुए बीज जमीन में आतुर हैं, बेकल हैं, बेचैन हैं, और ये फूट कर रखवाएंगे और विशाल वृक्ष बनेंगे। आमीन। अगली कविता है अस्तित्व और सुंदरता। अनेक पत्थर, कुछ छोटे कुछ बड़े, लुढ़क कर आए इस नदी में, कुछ धारा के साथ बह गए, आहा न जाने कहाँ चले गए। कुछ धारा के पार न जा सके, किनारों में इधर उधर बिखर गए। कुछ धारा में डूबकर अपने में ही खो गए। अभी भी मैंने बताया ना, आत्मतुष्टि, आत्म केंद्रित, अपने में ही खो गए। और कुछ धारा के विरुद्ध पैर जमाकर खड़े हो गए। ये कवि है, कवि की जमात है, अगर वो सच्चा कवि है। क्योंकि मैं कभी भी किसी कविता को अच्छी कविता नहीं कहती, सच्ची कविता कहती हूँ। कवि को अच्छा कवि नहीं कहती, सच्चा कवि, जो ज़मीनी सरोकार, जो कमज़ोर के साथ खड़ा है और जो देख पाता है जो और आम लोग नहीं देख पाते, जो इतना संवेदनशील है, जिसके मर्म, जिसकी करुणा से कुछ सृजन हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, उसे मैं सच्चा कवि कहती हूँ। और यहाँ ये कविता बड़ी सच्ची कविता है। क्या? कुछ धारा में डूबकर अपने में ही खो गए, कुछ धारा के विरुद्ध पैर जमा कर खड़े हो गए। वही पत्थर पैदा करते रहे नदी में हलचल, और नित नई ताजगी वही बचा सके अपना अस्तित्व, अपनी सुंदरता। और सच मानिए शोधार्थियों, इस समूची सृष्टि को, प्रकृति को, जो माँ है हमारे लिए, इसको बचाए रखने की मुहिम, जल जंगल जमीन को बचाए रखने की मुहिम हमारी जारी रहे। और देखिएगा, वो जो पथराए थे, जो छोड़ दिए गए हैं, जो छूट छिटक गए हैं, वही दरअसल हलचल मचाएंगे और वही नया संविधान, अपना प्रति संविधान, नया इतिहास रचेंगे। आमीन। एक कविता अनूठी है, बिल्कुल अपने तरह की, अलग तरह की है, और इस कविता का पाठ भर करूंगी मैं। उसके पास पति नहीं है, पिता भी बचपन में ही चल बसे। एक छोटा भाई है उसका, उसके और छोटे भाई के बीच लगभग 11-12 वर्ष का अंतर है। माँ उस क्षेत्र की सबसे पहली महिला दुकानदार, वह समाज सेवा करती है, अनेक महिला संगठनों से जुड़ी है, महिला उत्पीड़न शोषण के मुद्दों पर अक्सर लड़ती झगड़ती है। अक्सर पुरुष साथियों के साथ काम करना पड़ता है उसे, पर कोई नहीं पूछता उसके बारे में। उसे आए दिन घर से बाहर रहना पड़ता है। घर लौटने में तो अक्सर देर हो जाती है, पर उसे इस बात पर कोई टेंशन नहीं होता। बस एक बार माँ को सूचित कर देती है फ़ोन से। जब कभी पढ़ने में कुछ अधिक रम जाता है उसका मन, देर रात तक पढ़ती रहती है। तब सुबह देर तक ताने रहती है चादर। जल्दी उठने का भी उसे कभी नहीं कोई टेंशन। जब मन करता है उसका लॉन्ग ड्राइव में जाने का, निकाल अपनी कार बाइक चल देती है, पहाड़ी नदी की तरह। कोई उसको फेरुआ नहीं सकता। फेरुआ, देखिए लोकल शब्द। कोई नहीं पूछता कहाँ गई थी वो। वह कभी जीन्स टॉप, कभी सलवार कमीज, तो कभी साड़ी में दिख जाती है। वह अपने जीवन के सारे फैसले खुद लेती है। इन दिनों वह आपदा राहत कार्य में लगी है।
वह जब भी घर से निकलती है, मोहल्ले की औरतें अपनी छत की रेलिंग पर खड़ी उसको दूर तक जाते देखती हैं, जैसे देख नहीं खोज रही हैं सदियों से कुछ। हमेशा भीतर की ओर लौट आती है, खोजती हुई जहां खोकर रह जाती है, कुछ चुनी अनचुनी गुफाओं और बाड़ों में, और याद करने लग जाती है तमाम कड़वे फलों के बीच कुछ मीठे फलों का स्वाद, कुछ मीठे